हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। इसमें हम आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम बेसिक चीजें देखेंगे कि आरबीआई है क्या, आरबीआई के फंक्शंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, और इसके अलावा कुछ हम मनी के बारे में देखेंगे, मनी क्या होता है, या फिर आरबीआई जो बोरिंग करती है मार्केट से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं या हो सकते हैं। ये सारा कुछ हम एक होलिस्टिक डायमेंशंस यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में। पॉलिटी पढ़िए या फिर जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आपने पढ़ा होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी देखेंगे कि वहां पर फेडरल बैंक का जिक्र किया गया है कि फेडरल बैंक बनाया जाएगा। फेडरल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई टाइप का, और आरबीआई को बनाया जाता है। वैसे आरबीआई एक्ट 1934 इससे पहले आ चुका था। आरबीआई पहले एक ऐसी बॉडी हुआ करती थी जो कई सारे प्राइवेट लोग या प्राइवेट इंडिविजुअल जो मिलकर उन्होंने आरबीआई को बनाया था। आरबीआई पहले एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट आपको आता है, आरबीआई एक्ट 1934 में इसको बनाया गया। बाद में आप देखेंगे कि रेगुलेशन एक्ट भी आया। उसके बाद जब इंडिपेंडेंट मिला तो उसके बाद आरबीआई को भी क्या किया, यहाँ पर इसको नेशनलाइज कर दिया गया। तो आरबीआई अब एक गवर्नमेंट बॉडी हो। उसके बाद से ये सारी चीजें चलती आ रही। और 2016 में आप देखेंगे कि अगेन आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया 2016 में, और उसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लाया गया, एमपीसी, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानना है। जब हम आरबीआई के फंक्शंस की बात करते हैं तो आरबीआई के कुछ बेसिक फंक्शंस, जैसे कि टू कंट्रोल बैंकिंग इन इंडिया, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, प्रिंटिंग मनी एंड मार्केट बोरोइंग। कंट्रोल्स बैंकिंग इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम को यहाँ पर ये रेगुलेट करने का काम करता है। ये क्या करता है? रेगुलेट बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ओके, ये काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट इसके टूल्स हैं जिसके थ्रू ये करता है। आपने पढ़ा होगा कि कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। ओके, तो इन सब के थ्रू क्या करता है? ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है। वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर। तो अलग से एक चैप्टर ही इसके बाद ही आएगा, वो इस चैप्टर के बाद। तो वहां पर हम उन सारे टूल्स के बारे में देखेंगे कि आरबीआई कौन कौन से टूल्स का यूज करता है। ओके, यहाँ पर हम एक नॉर्मल व्यू लेने वाले हैं आरबीआई के बारे में। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट के लिए एक बैंक का काम करता है। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो उसे आरबीआई की तरफ से मिलता है, ठीक है। अब वो पैसा कई तरीके से दिया जाता है। जैसे आरबीआई क्या करती है, बाहर से बोरिंग करके भी लाती है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ पर, या आरबीआई नोट या करेंसी की प्रिंटिंग भी करती है सरकार को देने के लिए, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे होता है। या फिर आरबीआई अपनी यहाँ रखे हुए फंड में से भी पैसा देती है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो कई तरीके होते हैं जहां से आरबीआई जो होती है वो सरकार को पैसा देती है, इसलिए इसको हम बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहते हैं। प्रिंटिंग ऑफ मनी, तो प्रिंटिंग ऑफ मनी, जितने भी आपके करेंसी नोट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, करेंसी नोट्स, उसको आरबीआई प्रिंट करता है। जो क्वाइंस होते हैं, आरबीआई क्वाइंस को प्रिंट नहीं करता या उनको मिंट नहीं करता। क्वाइंस को प्रिंट नहीं, मिंट कहा जाएगा, ठीक है। तो क्वाइंस की मिंटिंग आरबीआई नहीं करती, वो भारत सरकार करती है, और उसमें जो फिनेंस मिनिस्ट्री होता है वो करता है। लेकिन जो करेंसी नोट्स होते हैं उसकी प्रिंटिंग, सारे नोट्स की प्रिंटिंग यहाँ पर आपको आरबीआई करती है। मार्केट बोरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आरबीआई बाहर से बोरिंग भी करती है मार्केट से ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेसिक फंक्शंस हैं जो आरबीआई यहाँ पर करती है। तो अब बात आता है कि आखिर मनी है क्या, ठीक है। मनी और नियर मनी, ये दो एक टर्म्स यहाँ पर यूज किया गया है। तो मनी एक ऐसा सिस्टम है या फिर एक ऐसा मीडियम है जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी वाला होता है, यानी कि इसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है या करता है, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आप कोई चीज खरीदने गए तो उसके रिटर्न में आप मनी देते हैं, तो ये एक्सचेंज का भी काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर का भी काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गोल्ड कॉइन है, तो गोल्ड कॉइन की वैल्यू कितनी होगी उसके वेट पर डिपेंड करता है, उसकी प्योरिटी पर डिपेंड करता है। तो वो भी आपको रुपीस के फॉर्म में आप उसको बताते हैं, तो ये वैल्यू के भी स्टोर करने का काम करता है। एंड ऑल्सो हैविंग द बैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट एज लीगल टेंडर इन द कंट्री। और ये कंट्री में क्या होता है? लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन इस मनी के द्वारा कर सकते हैं, इसको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है।
किसी को पैसा चुकाना है, आप उसको करेंसी लाके दीजिए तो वो मना नहीं करेगा इन जनरल टर्म्स में। इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अभी सरकार ने कर दिया था कि 2 लाख रुपए तक आप नोट्स करेंसी निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, नहीं तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ओके, और वही आप जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके लिए 2 करोड़ का थ्रेशोल्ड है। तो गवर्नमेंट ऐसी चीजें लगाती रहती है, लेकिन वो अलग बात है। ठीक है। व्हाट इज नियर मनी, यानी कि मनी के आसपास वाली चीज हो गई, वो क्या होता है? वो वैलेट होता है, जैसे आपके फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, कार्ड्स होते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, ओके, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं? नियर मनी होते हैं, लेकिन ये लीगल टेंडर्स नहीं होते हैं। ओके, लीगल टेंडर्स या फिर इसको गवर्नमेंट उसको बैंक बैंक नहीं करती 100%। कहने का मतलब ये है कि आप चाय की दुकान पे जाइएगा, चाय की दुकान पे चाय पियेंगे और उसको क्रेडिट कार्ड अगर पकड़ा देंगे तो वो क्रेडिट कार्ड लेने से मना कर सकता है। ठीक है, वहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी क्रेडिट कार्ड लेने की। लेकिन अगर वही आप करेंसी देते हैं, रुपीज जो इंडिया का होता है, तो वो उसे लेने से मना नहीं कर सकता। लेकिन आप कार्ड देंगे, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड, तो वो मना कर सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैक नहीं करती। ये एक मीडियम है बस। ओके, सो नियर मनी इज फंक्शन सिमिलर टू द मनी, मनी की तरह काम करता है, बट नॉट एक्चुअली मनी, बट एक्चुअली में मनी नहीं होता। नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यानी कि दुकान वाला मना कर सकता है कि भाई मेरे पास कार्ड स्वैप करने वाला नहीं है, इसलिए हम आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं लेंगे, तो मना कर सकता है। सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होते हैं और वैलेट्स वगैरह होते हैं, तो ये कर सकते हैं। All notes are printed at the printing presses functioning under RBI and coins minted at government mint under the Ministry of Finance। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी नोट्स होते हैं उनको प्रिंट करने का काम करता है आरबीआई। आरबीआई के अंडर में प्रिंटिंग प्रेस होती है, वो उसको प्रिंट करती है। लेकिन जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको मिंट करने का काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हमने देखा कि आरबीआई के फंक्शन में एक ये था कि आरबीआई सरकार के बिहाफ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर बोरोइंग करती है। तो अगर बोरोइंग यहाँ पर की जाती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर बोरोइंग करती है आरबीआई, डोमेस्टिक बोरोइंग, तो डोमेस्टिक बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक बोरोइंग का मतलब ये हुआ कि आरबीआई कहती है कि हम आपको एक सिक्योरिटी देने वाले हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी है, इस पर हम कुछ आपको इंटरेस्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 8% इंटरेस्ट देंगे इस पर हम आपको। तो इसलिए क्या कीजिए कि आप हमें पैसे दीजिए और ये सिक्योरिटी ले जाइए। जब इस सिक्योरिटी के मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद आइएगा, आप अपने प्रिंसिपल और विद इंटरेस्ट के साथ ले जाइएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आरबीआई पैसा लेते हैं। एक तरीका ये होता है, बोरिंग करने का तरीका नहीं है, एक तरीका वो होता है कि जिससे आरबीआई सरकार को पैसा देती है। वो क्या होता है? नोट्स को आप प्रिंट कीजिए, करेंसी प्रिंटिंग। एक ये तरीका होता है, या तो आरबीआई नोट को छाप के सरकार को दे, या फिर वो बाहर से पैसा लेके आए। ठीक है, अब इन दोनों केस में क्या होगा, ये देखिए। अगर ये जो केस है आपका, जहां पर आरबीआई करेंसी प्रिंट करती है, तो अगर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा करेंसी अगर प्रिंट करेगी तो मार्केट में बहुत ज्यादा क्या होगा? पैसा इन्फ्यूज होगा। ठीक है, वो एडिशनल क्वांटिटी है मनी की जो मार्केट में जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में प्राइस, ये जो पैसा होगा आपका, रुपीज जो होगा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। लेकिन जो आपकी कॉमोडिटीज या सर्विसेज है उनकी क्वांटिटी तो अभी लिमिटेड है। तो जब पैसा ज्यादा हो जाएगा मार्केट में और सप्लाई कम हो जाएगी, तो उस केस में डिमांड ज्यादा हो जाता है। लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा आ जाएगा तो डिमांड ज्यादा आ जाएगा, इससे क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये आपको केस होता है जब आरबीआई मनी बढ़ाए मार्केट में या सरकार को दे पैसा छाप के, तो इसकी वजह से क्या होता है? आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होते हैं, इन्फ्लेशन या प्राइस राइज आपको देखने को ये चीजें मिल सकती है। ठीक है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट या मोनेटाइज्ड डेफिसिट। ठीक है, सरकार को पैसे की जरूरत जनरली कब पड़ती है? जब उसके पास बजटरी डेफिसिट होता है, यानी कि उसके पास एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो। तो वो जो डेफिसिट होता है उसको कंपनसेट करना है। तो उसी के लिए तो आरबीआई से जाके कहता है कि या तो तुम मुझे करेंसी छाप के दो, या फिर तुम बाहर से भाई मार्केट से पैसा उठा के ला के दो मुझे उस डेफिसिट को। तो उस डेफिसिट को जो ये आरबीआई कंपनसेट करता है करेंसी को छाप के, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट, और मोनेटाइज डेफिसिट इसको कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी इस वर्ड को मेंशन किया गया है। ओके, तो इससे क्या होता है? इससे इन्फ्लेशन आता है, मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, अब इससे क्या है कि जो सरकार है ये तरीका यूज नहीं करती जनरली, क्योंकि उसको पता है कि इन्फ्लेशन आएगा अगर एक्स्ट्रा करेंसी या मनी मार्केट में जाएगा। तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार ने सोचा कि हम बोरोइंग कर सकते हैं। एक, यानी कि ये जो तरीका है
मार्केट से पैसा उठाने का, ये हम लेके आएंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा है और मार्केट से हम लेके आ रहे हैं और फिर हम मार्केट में ले जाके देंगे, तो एडिशनल तो ऐड नहीं होगा ना उसमें कुछ पैसा, वही उठाया मैंने फिर वही दे दिया, तो एडिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये जो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब इसमें एक अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। अब ये जो आरबीआई बोरो करेगी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इससे क्या होता है कि इससे एक सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पर क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होगा, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब, अब जैसे आरबीआई बोरो कर रही है, एक बैंक है यहाँ पे, यानी बोरो का मतलब आरबीआई ने सिक्योरिटी इश्यू किया, और बैंक वाले भी कहेंगे भाई हमारे पास भी बहुत पैसा पड़ा हुआ है ऐसे लोगों का, आरबीआई की सिक्योरिटी में हम ले जाके जमा कर देते हैं, कम से कम 8% हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा, हमारा पैसा आइडियल पड़ा हुआ है कोई बिना मतलब का। तो ये बैंक क्या करेगी, ले जाके गवर्नमेंट के आरबीआई की सिक्योरिटी जाके खरीद लेगी। और यहाँ पर कोई कंपनी है जिसको चाहिए इन्वेस्टमेंट या पैसा चाहिए, लोन चाहिए, उसको अपना कंपनी बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उससे, तो बैंक के पास ये जो पैसा था वो बैंक ने तो ऑलरेडी सिक्योरिटी में जाके जमा कर दिया, अब बैंक के पास पैसा है ही नहीं कि उस कंपनी को वो लोन देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंपनी एक्सपेंड नहीं करेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगा, आपको प्रोडक्शन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रुकेगी आपकी। तो इसी को कहते हैं कि अगर सरकार जो होते हैं अगर डोमेस्टिक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा लेके अगर आ रही है बोरो करके, तो इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं उनको फिर लोन में कम पैसा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फिर जो प्राइवेट कंपनी इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा लोन से। ओके, तो इससे एक अलग तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद और इशू क्या है, एक और इशू है हाइयर इंटरेस्ट रेट। ठीक, अब जैसे सिक्योरिटी में सरकार ने कहा कि 8% हम देंगे, ठीक, इंटरेस्ट, तभी जाके इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाएंगे, कोई जाके बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखेगा। क्यों रखेगा भाई, सेविंग अकाउंट में आपको 3% इंटरेस्ट मिलता है, 3 से 4% सरकारी बैंक में जनरली, तो क्यों करेगा, वही सिक्योरिटी में ले जाके 8% वहां पर मिल रहा है तो जाकर सिक्योरिटी में जमा करेगा, बैंक बैंक में नहीं जमा करेगा। तो फिर इससे क्या होगा, बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा, तो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो फिर वो लोन में नहीं घुमा सकते, फिर कंपनीज वगैरह को लोन नहीं मिलेगा, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकेगा। तो अगर बैंक वालों को पैसा चाहिए तो बैंक वालों को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो जो सिक्योरिटी जो 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बैंक वालों को इससे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक वालों ने 9% इंटरेस्ट रेट पर सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तभी हमारे आपके जैसे लोग फिर हम सोचेंगे चलो भाई बैंक वाले 9% दे रहे हैं तो सिक्योरिटी में जमा नहीं करेंगे, हम ले जाके बैंक में जमा करेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इसका बैंक का, और जब बैंक का सेविंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ध्यान रखिए सेविंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा 9%, तो बैंक को अपने लोन पर भी इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर जो 9% वो दे रहा है ना, तो उसको आना भी चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तभी तो वो ज्यादा देगा, और बीच का मार्जिन जो अपना प्रॉफिट रखेगा वो अलग। तो इसकी वजह से लोन पर भी उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर अगेन लोन का इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो आपको महंगा लोन मिलेगा कंपनियों को या फिर इंडिविजुअल्स को, तो अगेन आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ये हैम्पर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी नुकसान करता है ये। एक तीसरा तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है इंटरेस्ट रेट देने की। अब ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करेंगे तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा अमाउंट में भी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है वो आपको और इंक्रीज करता हुआ मिलेगा, और करीब ये जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, जो इंटरेस्ट रेट वो पे करती है, ये पूरे एक्सपेंडिचर का करीब 25% होता है, ये पूरे एक्सपेंडिचर का करीब 25% होता है। तो इससे गवर्नमेंट का जो आउटफ्लो मनी है वो ज्यादा हो जाएगा और फिर आपको वहां पर डेफिसिट गवर्नमेंट को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान है जब गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है। तो दो तरीका था, या तो करेंसी छाप के आरबीआई दे तो उसका अपना नुकसान है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर मार्केट जाके अगर मार्केट से सरकार लेके आती है पैसा तो उसके अपने नुकसान है। तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसका सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट होता है उसको वो क्या करे, मैनेज करे, एक लिमिट में लाए। तो हमने पहले चैप्टर में भी देखा था, 13 चैप्टर में, 13वें चैप्टर में, कि एक जो आइडियल डेफिसिट होता है वो जीडीपी का करीब 3% के आसपास अगर आपका डेफिसिट है तो वो एक आइडियल डेफिसिट होता है, उतना आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को ही करने के लिए आप देखते हैं कि एफआरबीएम एक्ट में बार बार अमेंडमेंट किए जाते हैं।
तो ये कैसे हो सकता है मैनेज? ये मैनेज करने का तरीका एक बैक एंड होता है। बैक एंड का मतलब क्या? जो रिसिप्ट है आपका, ओके, रिसिप्ट यानी कि इनकम, उसको आप बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? थ्रू टैक्स रिफॉर्म्स। और टैक्स रिफॉर्म्स में भी कैसे? टैक्स कंप्लायंस से बढ़ाएंगे। ये भी हमने 13 चैप्टर में पढ़ा हुआ था। टैक्स कंप्लायंस से बढ़ाएंगे, आपका रेवेन्यू ज्यादा आना चाहिए। फ्रंट एंड पर भी करना चाहिए आपको। फ्रंट एंड पर क्या करेंगे आप? जो आपके एक्सपेंडिचर है वो उसको आप कम कीजिए, जो बेकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, उसको कम करने की आपको जरूरत है। तो इन सब तरीकों से आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा लिमिट में अपने डेफिसिट को रख सकते हैं। ये सारी बातें बोरिंग से रिलेटेड थी। अब बात आती है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये 2016 में अमेंडमेंट किया गया था। 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया और एनपीसी यानी कि एनपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें आपको 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर होंगे, जिसमें से 3 मेंबर आपको आरबीआई से आते हैं, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई के ऑफिशियल। ये 3 हो गए। और बाकी के जो 3 आते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करती है, ठीक है। बाकी के 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करती है और ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। बाकी के जो 3 होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो कमेटी होती है, साल में इनको कम से कम 4 बार मिलना होता है। साल में कम से कम एटलीस्ट 4 टाइम्स इनको मिलना होता है। ये मैंडेटरी है इनके लिए, इस अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। इससे ज्यादा ये मिल सकते हैं, 4 बार से भी ज्यादा ये मिल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम 4 बार तो इनको मिलना है। साथ ही उसके बाद वो जो कमेटी होगी, उसमें जो निर्णय या डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी वोट से लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंसेशन नहीं है इसमें, सबका होना जरूरी नहीं है, मेजोरिटी होगा। यानी कि 6 में से अगर 4 लोगों ने कह दिया तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए टाई हो जाता है, क्योंकि 6 लोग हैं, तो 3 लोग कुछ और कहें, 3 लोग और कुछ और कहें, ये हो सकता है। तो अगर ये टाई हो जाता है यस और नो के मामले में, तो फिर यहाँ पर गवर्नर के पास ये अथॉरिटी होती है कि गवर्नर जिधर वोट करेगा फिर वो आपको माना जाएगा, ठीक है। ये जो सरकार इन 3 लोगों को अपॉइंट करती है, जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, ये जनरली 4 साल के लिए चुने जाते हैं, 4 इयर्स के लिए, या फिर अंटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। यानी कि मैक्सिमम 4 ईयर, अगर 4 ईयर से पहले सरकार उनको हटा देती है तो उस केस में भी वो हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ अर्लियर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, विच इज अर्लियर, ठीक है। तो मेजोरिटी वोट यहाँ पर किया जाता है और 1 वोट सभी के पास होते हैं, एक मेंबर के पास 1 वोट। इसका कोरम होता है। कोरम कोरम का मतलब ये हो गया कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पे होने चाहिए ताकि मीटिंग को स्टार्ट किया जा सके। तो मिनिमम 4 मेंबर वहां पर होने चाहिए एटलीस्ट, तभी वहां की मीटिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर 4 मेंबर से कम है तो फिर मीटिंग जो होगी वो स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो फंक्शन देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इन्फ्लेशन टारगेट को अंडर में रखना, कंट्रोल में रखना। तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत में जो अमेंडमेंट किया गया और सरकार ने कहा कि 4% यहाँ पर टारगेट रखा गया कि 4% के ये अंडर में रहना चाहिए, आसपास में रहना चाहिए। 2% का डेविएशन हो सकता है। तो डेविएशन का मतलब कि आपको ये 2% से लेके 6% के बीच में आपको रखना है। तो 4% से प्लस भी हो सकता है या 4% से 2 माइनस भी हो सकता है, ओके। तो 2 और 6 के बीच में रखना है आपको, और 4 के आसपास में रहेगा तो ये ज्यादा अच्छा है मीडियम टर्म में। ध्यान रखिएगा, इसमें यह भी कहा गया कि हर 5 साल पर सरकार क्या करेगी? इस टारगेट को रिवाइज करेगी। ये टारगेट कौन देता है? ये सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टारगेट देती है। तो हर 5 साल पर सरकार जो होगी इस टारगेट को रिवाइज करेगी और नया टारगेट वो चाहे तो दे सकती है। फिलहाल ये 4% का रखा गया है 2% डेविएशन के साथ। इसमें यह भी कहा गया कि आरबीआई को क्या होगा कि आरबीआई को, सरकार को एक एक्सप्लेनेशन के साथ एक फॉर्म सबमिट करना होगा या फिर रिपोर्ट सबमिट करना होगा, ठीक। अगर आरबीआई इस टारगेट को मीट नहीं कर पाती है, यानी कि 4% के आसपास नहीं रख पाती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है 2 to 6 के बियॉन्ड, तो फिर आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? सरकार को लिखित में, एक लिख के रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्यों फेल हो गए, आप क्यों टारगेट को नहीं अचीव कर पाए। साथ ही साथ अब आप क्या रिमेडियल एक्शंस लेने वाले हैं, सॉल्यूशन आप क्या लेने वाले हैं, ये सारी चीजें आप मुझे बताइए। तो ये सारा आरबीआई को लिख के देना होगा सरकार को, ठीक है। सर यहाँ पर आरबीआई ये भी करती है कि हर 6 मंथ में, हर 6 महीने में यहाँ पर आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी इशू करती है। इसमें क्या होता है? इसमें ये बताया जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन, सोर्सेस क्यों बढ़ा उसका, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, उसका सोर्स क्या था। साथ ही साथ यहाँ पर आरबीआई फोरकास्ट भी करती है
इन्फ्लेशन का कि आने वाले जो 6 से 8 महीने हैं उसमें इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, तो ये फोरकास्ट करने का भी काम किया जाता है। एनपीसी का ये भी काम होता है कि वो क्या होती है कि पॉलिसी रेट्स यानी कि रेपो रेट्स को डिसाइड करती है, और रेपो रेट से बहुत सारे रेट्स और जुड़े हुए होते हैं। अगेन उसको हम बैंकिंग में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका ज्यादा वहां पर थोड़ा एप्लीकेशन भी होगा तो वह ज्यादा समझ में आएगा। इसके साथ साथ इसमें ये भी कहा गया कि अब ये जो 6 मेंबर होंगे, कुछ इसमें फेवर में वोट करेंगे, कुछ अनफेवर में वोट करेंगे। तो यहाँ पर जो हर मेंबर है उसको भी ये लिख के देना होगा कि भाई आपने क्यों फेवर में वोट दिया, ठीक है, आपने क्यों दिया, और जिन्होंने अनफेवर में दिया, अगेंस्ट दिया, उनको लिख के देना होगा कि आपने क्यों अगेंस्ट में दिया। टाइम फ्रेम क्या है, मीटिंग के बाद 14 दिन के अंदर में, मीटिंग खत्म हो गई, अगर आज खत्म हो गई तो आज से बाद 14 दिन के अंदर में इन हर मेंबर को लिख के देना पड़ेगा अपने फेवर और अगेंस्ट में होने का रीजन, ठीक है। तो ये आपको एनपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में ये सारी बातें कही गई है। तो ये आरबीआई का एक ओवरव्यू है, इसको पढ़िएगा अच्छे से, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी का डिटेल है ये बैंकिंग में जैसा मैंने कहा मिलेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रेट्स हैं, आरबीआई जो रेट्स का यूज करता है और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है उनके थ्रू, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू एंड गुड लक।